नमस्कार दोस्तों। दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वें बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट बीपीएससी दृष्टि के द्वारा चलाया जा रहा जो प्रैक्टिस सेट है उसका आखिरी प्रैक्टिस सेट है और इसके बाद हम जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में पाल अर्थात पाल वंश से ये संबंधित है। तो बिहार में पाल वंश के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभरकर सामने आई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है। चेरो जनजाति जो थी वो पाल वंश के पतन के बाद बिहार में उभर कर आई थी और इसका जो शासनकाल था ये लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार शरीफ का शुकुनत अभिलेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा मोतिहारी का एक अभिलेख है जिसका नाम है बेदीबन अभिलेख, ये मोतिहारी में मिला था। तो मोतिहारी का बेदीबन अभिलेख जो है महत्वपूर्ण स्रोत है जो बिहार में मोहम्मद बिन तुगलक की मजबूत पकड़ की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोर का द्विपद नामकरण है? मोर का द्विपद नामकरण, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पावोक्रिस्टेटस जो है ये मोर का द्विपद नामकरण या इसको साइंटिफिक नेम कहा जा सकता है। मोर का साइंटिफिक नेम पावोक्रिस्टेटस है और मोर जो है यह क्रिस्टेटस स्पीसीज का प्राणी है। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वैत पदनाम पद्धति का आरंभ किसने किया था? कौन सी पद्धति? द्वैत पदनाम पद्धति। सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, कैरोलस लीनियस ने द्वैत पदनाम पद्धति का आरंभ किया था। वहीं पर अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश ने। जेम्स चैडविक की बात करें तो ये आसान सा ऑप्शन है, जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद की परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के निम्नलिखित में से किस भाग में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, गाय के आंत में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं और यह वे जीव हैं जो मीथेन का उत्पादन करते हैं और ये गोबर खाद से बायोगैस के निर्माण में भी सहायता प्रदान करते हैं तथा यह मुख्य रूप से दलदली वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सल्क पत्र पाए जाते हैं? सो इस विकल्प का जो सही आंसर है विकल्प ई है। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई है। विकल्प बी और डी अर्थात आलू और प्याज में सल्क पत्र पाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ईस्ट में कोशिका चक्र कितने समय तक चलता है? यह 90 मिनट तक चलता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस भाग में जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद होते हैं? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, मैट्रिक्स, या इसी को मैट्रिक्स कहिए या हिंदी में इसको अव्यूह कहा जाता है। सो अव्यूह या मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट का वह भाग है जहां जल में घुलनशील सभी एंजाइम पाए जाते हैं। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पादपों में किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, पादपों में किण्वन की प्रक्रिया जो है यह लुई पास्चर के द्वारा इसका खोज किया गया था। और लुई जो किण्वन जो है यह एक चयापचय प्रक्रिया है जो कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन करने के लिए एंजाइम का उपयोग करती है। सो विकल्प ए जो है सही आंसर है लुई पास्चर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, पाइलोरिक जो है मानव शरीर के उदर का वह भाग है जो छोटी आंत में खुलता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों की कठोर
चबाने वाली सतह को क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इसका सही आंसर हो जाएगा इनेमल कहते हैं। अगर बात करें पैपिला की, तो यह जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार वाली कलिकाएँ होती हैं जो कि इन्हीं के माध्यम से हमें स्वाद का ज्ञान होता है, स्वाद पता चलता है। सो पैपिला छोटे छोटे उभार वाली स्वाद कलिकाएँ होती हैं। उसके बाद अगर जिह्वा की बात करें तो यह एक मुक्त गतिमान पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है, इनेमल। दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को इनेमल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, रसखान जी जो है ये बिहार से संबंधित नहीं है, इनका संबंध यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की जो मुख्य राजभाषा है वो उर्दू और हिंदी है, इसलिए विकल्प सी उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो मैथिली और मगही जो है ये बिहार की क्षेत्रीय भाषा है, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1983 में यह अस्तित्व में आया था। और बिहार राज्य, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो बिहार राज्य में हुआ था। और सिखों के ये 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार में हुआ था और इनकी याद में पूर्वी पटना में एक सुंदर और भव्य गुरुद्वारा जिसका नाम है तख्त श्री हरमिंदर जी साहिब बनाया गया है और इस स्थान को श्रद्धा से पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से नहीं गुजरती है? इसका प्रश्न सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गंडक जो है ये पटना जिले से नहीं गुजरती है। बाकी की नदियां जैसे गंगा, सोन, पुनपुन ये सभी पटना जिले से होकर गुजरती हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों को शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उनमें से एक नहीं है? इनमें से कौन सा एक नहीं है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये विकल्प सी है, माफ़ कीजिएगा विकल्प बी है, सिवान इसमें इस जिलों में शामिल नहीं है। इस योजना के लिए मुख्य रूप से 7 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें से किशनगंज है, कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा है, सुपौल है, पूर्णिया और अररिया है। इसमें सिवान शामिल नहीं है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा बिहार का पारंपरिक व्यंजन नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भी दिया गया ये सब बिहार का पारंपरिक व्यंजन है। पीठा, बेलग्रामी जो है मुख्य रूप से ये उद्वंत नगर में मिलने वाला एक पारंपरिक व्यंजन है। वहीं पर नालंदा का सिलाव ख्वाजा जो है बहुत फेमस है और पेड़किया जो है इसी को चंद्रकला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी के सभी दिए गए विकल्प जो है पारंपरिक व्यंजन है बिहार के। अगला प्रश्न देखते हैं, छठ पूजा के संबंध में क्या सही नहीं है? यह केवल सूर्य को समर्पित है, ये गलत है, यही सही नहीं है, क्योंकि यह केवल सूर्य को नहीं बल्कि यह सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को भी समर्पित है। और बाकी के विकल्पों को अगर पढ़ते हैं तो इनमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, यह पूरी तरह से प्रकृति के प्रति समर्पित है, ये भी सही है। यह एकमात्र त्यौहार है जो अस्ताचलगामी सूर्य को भी महत्व देता है और उसका महत्व उत्सव मनाता है, ये सही है। यह त्यौहार घर और आसपास की स्वच्छता पर बल देता है, ये भी सही है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? इसमें विकल्प सी जो है झरनी नृत्य जो है ये बिहार का एक लोक नृत्य है। और बाकी के विकल्पों को देखें तो गोचो नृत्य, शुवा नृत्य और चटकोरा नृत्य ये सभी मध्य प्रदेश अर्थात एमपी के ये लोक नृत्य हैं। अगर बिहार के और लोक नृत्यों की बात करें तो झरनी के साथ साथ कुछ और भी लोक नृत्य हैं, जैसे कर्मा है, झिझिया है, झूमर, जाट जटिन, घमार, झोगरा, ये सभी जो हैं बिहार के लोक नृत्यों में शुमार हैं। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
टिकुली कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति जो है बिहार के पटना शहर में हुई थी। यह शिल्प कला लगभग 800 वर्षों पुराना है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत शास्त्री संहिता के अंतिम संकलन में है, क्या है? तो इसमें सैकड़ों हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 श्लोक हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। शुरुआत में इनमें श्लोकों की जो संख्या थी वो 8,000 थी। ठीक है, 8,000 इसमें श्लोक थे, तब इसको जय संहिता कहा जाता था। और फिर आगे चलकर इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तब इसे भारत कहा गया। और जब इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, तब इसे सतशास्त्री या महाभारत के नाम से जाना गया। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह क्या है? सौत्र सूत्र। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था वाला हड़प्पा शहर कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न देखते हैं। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? तो यह वेदों में किया गया और ऋग्वेद के 10वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया है? कहाँ पे? तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सन्यासी जीवन को सन्यासी जीवन को परिभाषित नहीं किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 4 आश्रमों की बात की गई है, जिसमें एक ब्रह्मचर्य है जिसका मतलब होता है छात्र जीवन, गृहस्थ है जिसका मतलब होता है गृहस्थ जीवन, वनप्रस्थ है जिसमें का अर्थ होता है जिसका कि वन में एकांत जीवन व्यतीत करना, और सन्यासी जीवन का भी इसमें वर्णन किया गया है। परंतु बाद के वैदिक ग्रंथों में पहले 3 चरणों का उल्लेख है, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का तो चर्चा किया गया है, लेकिन चौथा चरण अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थात सन्यासी को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मौर्य सेनापति ने इस वंश की स्थापना की थी। तो एक मौर्य सेनापति ने इस वंश की स्थापना की थी। मौर्य सेनापति ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्य शुंग मित्र जो थे उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी के विकल्पों को देखें अगर, तो कौरव वंश की स्थापना जो है वो वासुदेव के द्वारा की गई थी। कौरव वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई है। और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसिस के द्वारा की गई है। कुजुल कडफिसिस के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये यहाँ पे मैथ्स के कुछ प्रश्न हैं यहाँ से, तो इसे बना पाना तो संभव नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इन प्रश्नों का आंसर आपको बताते चलते हैं। एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः दर 10%, 12% तथा 15% पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक योजना से ब्याज के रूप में बराबर धन मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 6:3:2। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी आयत के भुजाओं में 10% और 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 10% को x मान लीजिए और 20% को y मान लीजिए, और फॉर्मूला बन जाता है आपका -x -y प्लस x × y/100। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x और y का वैल्यू आएगा उस हिसाब से हम इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे -x और -y इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है, इसलिए माइनस लिया गया है। तो -x -y प्लस x × y/100 करके हम इस फॉर्मूले के माध्यम से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 28%। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है।
जिनमें 5% सड़े हुए हैं और वह शेष आमों के 75% बेच देता है और उसके पास 95 आम बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने आम थे? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आरंभ में उसके पास 400 आम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 वर्ष बाद देय 1230 पर मितिकाटा उतना ही है जितना 1020 रुपये का 3 वर्ष का उसी दर से साधारण ब्याज है। ब्याज की दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 6.86% ब्याज का दर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 सम संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, n+2। अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल तथा राघव की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। राघव की 3 वर्ष पहले आयु क्या थी? सो राघव की आयु जो थी 3 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, 7:20:10। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित क्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प ए है, 120, माफ कीजिएगा 120 है। कैसे है? तो ये स्क्वायर करके क्यूब करके और उसको n क्यू माइनस n माइनस किया गया है, ऐसे बनाया गया है। अर्थात अगर 24 है तो ये क्यू किया गया है, 3 का क्यू किया गया है यहाँ पे, 3 का क्यू -3 यानी 3 3 9 27, 27 -3 किया करके 24 यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद फिर 4 का क्यूब किया गया है तो 4 का क्यूब होता है 4 4 जा 4 चौका 16 चौका 64, हाँ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 में से 4 को माइनस करके यहाँ पे 60 लिखा गया है, ऐसे हो गया। और नेक्स्ट है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ नेक्स्ट वाले को यहाँ पे 5 कर देंगे तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 और इसमें से माइनस कर देंगे 5 तो ये हो जाएगा 120। सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित भाषा में लूडो को OFWL लिखा जाता है, उस कोड में गेम को कैसे लिखा जाएगा? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया है? बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सेंड्रा मेसन को बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। इनकी आज़ादी, बारबाडोस की जो आज़ादी है ये 1966 में 1966 में ही इसको आज़ादी मिल गई थी। आज़ाद था, ये भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश ही था जिसको आज़ादी 1966 में मिली थी, परंतु यह 2021 के अक्टूबर के पहले तक ब्रिटिश राजशाही के साथ संबंध बनाए रखा था। लेकिन अंततः 20 अक्टूबर 2021 को बारबाडोस ने औपनिवेशिक हित समाप्त करते हुए ब्रिटेन के साथ, जनरल सी बात है, ब्रिटेन के साथ अपने औपनिवेशिक हित को समाप्त करते हुए पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव किया तथा सेंड्रा मेसन को पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2019 से 21 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लगभग 64% महिलाएं जो हैं वो इंटरनेट का प्रयोग कर रही हैं, महिलाएं। वहीं पर पुरुषों की संख्या है 85% प्रतिशत है, पुरुषों का प्रतिशत 85% है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थल शामिल हैं, स्थल हैं? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक सभी स्थल इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है, राफेल नडाल ने यह खिताब जीता है। और किसको हराकर? तो नोवाक जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने इटालियन ओपन 2021 का खिताब जीता है। अगर बात करें राफेल नडाल की तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इटालियन ओपन 2021 को, इस खिताब को रोमन मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, शिवशंकर मेनन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं और इसका जो अनावरण है वो
इसका प्रकाशन जो है माफ कीजिए 24 मई 2021 को इसको प्रकाशित किया गया था। सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो 2020 ओलंपिक के खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इस प्रश्न का जो टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, ये सही है। इस ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोवा था, ये भी सही है। इस ओलंपिक का ध्येय वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन था, ये भी सही है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 3 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर, ये 3 बार नहीं होगा, ये गलत है, ये 2 बार होगा। ये जैसे गलत है, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 3 बार नहीं बल्कि 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह तेलंगाना राज्य का मंदिर है। और यह क्यों चर्चा में था, तो चर्चा में रहने का कारण 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है, इसलिए ये अभी चर्चा में बना हुआ था। अब मार्को पोलो ने इस दक्कन के मध्ययुगीन मंदिर को आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा के रूप में इसको उपाधि दिया था, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को, इसलिए यह फेमस भी है और अभी इसे यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया है। धरोहर, हाँ, तो इस प्रकार से यह अभी चर्चा में था। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजित कहाँ आयोजन किया गया। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। और इसके थीम की बात करें तो इसका थीम था हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था, अगर राष्ट्रीय बागवानी की बात की जा रही है तो इसके साथ ही भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था की भी बात कर लेंगे, जो कि बेंगलुरु में ही स्थित है। और बेंगलुरु में कहाँ स्थित है, तो हेसरघट्टा में ये स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। रिलायंस जो है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात राज्य में बना रहा है और यह लगभग 280 एकड़ में फैला होगा, ठीक है। और इस चिड़ियाघर का नाम है ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिटेशन किंगडम। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग जो है वो 14वां रैंकिंग थी और इसमें टोटल 114 देश शामिल थे। पहला स्थान किसको मिला है, अगर इसकी बात करें तो पहला स्थान इंडोनेशिया को मिला है, इंडोनेशिया को पहला स्थान मिला है, ठीक है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2021 में किसने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया। आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इफ्को के द्वारा। इफ्को अर्थात इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैपर्ड 2021 किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह रूस का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसने जारी की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाले विश्व का तीसरा देश बन गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और पहला देश की बात करें तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे भारत हो गया है। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगर भारत में देखें, भारत में मतलब पर्यावरण न्यायाधिकरण की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में न्यू दिल्ली में है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सो यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सर्वप्रथम कहाँ पता चला था। तो यह दक्षिण अफ्रीका में पता चला था। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रॉस बॉर्डर
इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा या रूपरेखा तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैराकल जंगली बिल्ली IUCN रेड डेटा बुक की किस सूची में शामिल है? तो यह अति संकटग्रस्त, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, अति संकटग्रस्त सूची में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो CPI जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विकल्प ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 2019 में भारत का स्थान जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2019 में भारत का स्थान 80वें नंबर पे था। वहीं पर जब 2020 में भारत का स्थान ये 6 अंक खिसक कर 86वें नंबर पे चला गया है। ठीक है, और अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो इसकी स्थापना जो है ये 1993 में बर्लिन जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी। सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह की स्थापना कब की गई थी? तो यह 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रेन ड्रेन इंगित करता है पेशेवर व्यक्तियों का पलायन, सही है। विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन, ये भी सही है। कुशल पेशेवर तस्करी, ये गलत है। मस्तिष्क अंगों की तस्करी, ये भी गलत है। सो विकल्प ए और विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुध फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मुख्यालय इसका कोलकाता में स्थित है। और पहला भारतीय आयुध कारखाना की अगर बात करें तो 1712 में डच कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक गन फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया गया था। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लुसाई हिल्स अवस्थित है कहाँ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह मिजोरम में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैक डॉर्सी के ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा देने के बाद किस भारतीय को ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है? आसान सा प्रश्न है, और जब ये हुआ था तो ये बहुत ही चर्चा में थे। तो इसका आंसर जो है वो विकल्प ए है, पराग अग्रवाल जो हैं ये ट्विटर के नए CEO बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, डेनमार्क है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? डेनमार्क है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और बात करें अगर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की, तो यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत को इस बार 79th रैंक मिला है। ठीक है, तो पहले स्थान पर डेनमार्क है और 79th स्टेज पे इंडिया है। और यह जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो अमेरिका की एक संस्था है जिसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोटेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर के द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2021 में कहाँ पर देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन किया गया है? तो यह रानीखेत में किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया है? तो आसान सा प्रश्न है और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए चाचा चौधरी को
शुभंकर घोषित किया गया है, जो कि एक कार्टून के कैरेक्टर हैं। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैस के शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 2060 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुटब्रिज कहाँ या किस देश ने बनाया है? तो यह नीदरलैंड ने बनाया है। और यह बना कब? तो 15 जुलाई 2021 को बना था। तो 15 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन जो है नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा ने किया था। मैक्सिमा जी ने इसका उद्घाटन किया है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2021 में आयोजित वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक की यह पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन लॉन्च की। उस सबमरीन का नाम क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उस सबमरीन का नाम बेला है, सबमरीन बेला, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अगर बाकी के ये प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत 6 सबमरीन को तैयार करने पर कार्य कर रहा है, जिसमें से 4 ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 और बनाने बाकी हैं, चौथा अभी लॉन्च किया गया है। तो इससे पहले 3 और कौन कौन थे? तो पहला INS कलवरी था, दूसरा INS खंडेरी, तीसरा INS करंज और चौथा सबमरीन बेला है। और इसके बाद 2 सबमरीन और बनने बाकी हैं। तो विकल्प बी ई जो है ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सबमरीन का नाम है बेला। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ने किस शहर के अवस्थापना विकास के लिए $61 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। अगरतला क्या है? अगर बात करें तो यह त्रिपुरा की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? ISA है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IS में शामिल हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जर्मनी इसमें शामिल हुआ है। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ था। और कब हुआ था? तो अमेरिका 10 नवंबर 2021 को इसमें अमेरिका शामिल हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।